राम राम सा। आपका गांव वाली आरपीसी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पेपर की बात करेंगे वो है इथिक्स का पेपर। इथिक्स का पेपर जो है वो अभी हाल ही में जो आरएस मेंस 2024 हुआ है उसमें किस तरह का पूछा गया था, उसमें क्या ट्रेंड रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या रही और मार्किंग किस प्रकार हो सकती है, उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं शुरू में कुछ इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो ऐसा होगा कि अभी जितने भी आरपीसी में जो है आपके इथिक्स से पेपर हुए हैं उनसे सबसे ज़्यादा टफ अगर पेपर रहा तो ये वाला रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं आरएस में आप, तो शायद इसमें आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे और वो स्ट्रक्चर्ड आंसर जो है नहीं दिखेंगे उन बच्चों के जिन्होंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तीसरी चीज़, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंगों पर निर्भर रह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग वालों से सहायता नहीं लेनी है, सहायता लो, उन्हीं के लिए वो बनी हुई है, लेकिन आप पूरी तरीके से 100% जो है उन्हीं के प्रति निर्भर हो रहे हो तो शायद आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ियाँ मार रहे हो। आपको खुद से जो है कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कंटेंट को बनाना पड़ेगा, चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ेगा, तभी जाकर जो आप अच्छे जो है नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पूरी तरीके से कोचिंग पर निर्भर रह रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे पेपरों में जो है आप बहुत अच्छा स्कोर शायद नहीं कर पाएंगे। तो हम एक एक करके जो है सवाल समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, कैसा आंसर लिखा जा सकता था और क्या हम बेटर जो है वो अप्रोच अपना सकते हैं जिसके माध्यम से हम दूसरों से बेहतर जो स्कोर प्राप्त कर पाएँ। तो अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊँ तो ये टोटल जो आपका पेपर है वो दरअसल 65 मार्क्स का आता है इथिक्स का पेपर वो, और ये GS2 का जो है वो पार्ट है। 65 में आता है तो इसमें टोटल 13 सवाल आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, ये ध्यान रखें। और जो आपके वो अगले 5 सवाल हैं वो होते हैं अपने 5-5 मार्क्स के, और लास्ट जो 3 सवाल होते हैं वो होते हैं 10-10 नंबर के। तो ये इसकी जो है वो बेसिक जो है वो आपके जो है अंडरस्टैंडिंग या फिर बेसिक जो अप्रोच है या फिर मैं कहूँ कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब पहला जो सवाल है वो ये कि सम्यक चरित्र स्पष्ट कीजिए कि क्या होता है सम्यक चरित्र। तो ये जो सवाल है ये सवाल है आपके सिंपल कैटेगरी का। अब ये सिंपल कैटेगरी का क्यों है सवाल, सबसे बड़ा ये उठता है क्योंकि ये किसी भी आपको बेसिक नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जो है अब यहाँ पर इथिक्स जो है मैंने यूपीएससी के दौरान ही उसको प्रिपेयर किया था, मैंने किसी भी आरएस की जो कोचिंग है उसके कंटेंट की सहायता नहीं ली है। मैंने वहाँ पर जो है विजन आईएएस प्लस जो दृष्टि आईएएस है उसके कंटेंट की जो हेल्प ली थी, तो मुझे तो वहाँ से ये चीज़ें मिल गई थी पूरी की पूरी। अब यहाँ पर आपने किस कंटेंट की हेल्प ली है, वहाँ पर ये सवाल है या नहीं वो आपको देखना है। तो सम्यक चरित्र है क्या, सम्यक चरित्र जो है वो जैन धर्म में जो प्रचलित एक धारणा है ना, तो जहाँ पर कहा जाता है कि चरित्र आप जो है अपना चरित्र जो है वो अच्छा रखें और जब चरित्र अच्छा होगा तो सब चीज़ें जो है वो अच्छी होगी, यही है सम्यक चरित्र। जहाँ पर जिसने कुछ कहते हैं त्रिगुण वगैरह कुछ है उसी का इस सिद्धांत का पार्ट है ना। तो ये सवाल आप सिंपल कैटेगरी में रख सकते हैं और आसानी से आंसर को आप जो है लिख सकते थे। दूसरा जो सवाल आता है वो है कि मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य यानी माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज़। अब अगर मैं अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मेरे लिए ये सवाल सिंपल है। अब आरएस के नज़रिए से आप खुद बता सकते हैं कि सिंपल है या मॉडरेट है, क्या है या टफ है, क्योंकि आपके अगर कंटेंट में नहीं है तो आपके लिए सवाल टफ हो सकता है और मॉडरेट में भी जा सकता है। तो मेरे लिए सिंपल है क्योंकि ये सवाल जो है मैंने दृष्टि आईएएस में जो है वहाँ पढ़ा था, है ना, उनकी विकास दिव्यकृति की जो बुक है वहाँ पर ये लिखा हुआ है सीधा सीधा सवाल कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था बर्टलेन ने आपके। तो उसने कहा था कि जो माई स्टेशन इट ड्यूटीज यानी कि जो मेरा स्टेशन है, कि जो मेरा स्थान है और उसका ड्यूटी, यानी कि अगर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर रहकर यानी कि अपने जो कर्तव्य हैं उन पर स्थान पर रहकर उन कर्तव्यों को निभा लेता है तो दुनिया में अपने आप परिवर्तन आ जाएंगे। किसी भी इंसान को बहुत बड़े लेवल पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्तव्य निभाइए, समाज में अपने आप जो है परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सवाल जो है अब मार्किंग इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि जो जिस चीज़ बच्चे ने पढ़ा उसके कंटेंट में है या नहीं है। कंटेंट में अगर पूरी तरीके से गायब है तो 0 नंबर मिल लेते हैं। अगला सवाल है तीसरा कि दुख निरोध मार्ग क्या है। तो ये सवाल भी मेरे हिसाब से सिंपल कैटेगरी में है और ये मेरे लिए जो है नोट्स जो हैं वो दृष्टि आईएएस के जो हैं वहाँ से ही सवाल सीधा आ रखा है जो विकास दिव्यकृति के है। अब ये कि इसमें दुख निरोध मार्ग क्या है, तो ये जो है वो धर्म से संबंधित है जो महात्मा बुद्ध ने इस सिद्धांत को दिया था और ये सिद्धांत है आपके अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, है ना, उसका पार्ट है या फिर वही है दुख निरोध मार्ग की। जो दुख हर एक इंसान जो झेल रहा है उन दुखों को किस प्रकार रोका जा सकता है उसी को लेकर अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत या फिर आप दुख निरोध मार्ग का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। अब यानी जिसमें 8 जो है वो रास्ते दिखाए गए जिसके माध्यम से आप दुखों को जो है रोक सकते हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पर मार्किंग में क्या फर्क रहेगा, पहला फर्क ये कि बच्चे के कंटेंट में ये लिखी हुई चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि बच्चे ने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिए या नहीं है, वहाँ पर भी भाषा को ठीक से लिखा या नहीं लिखा है, उस पर चीज़ें जो है डिपेंड करेगी। चौथा सवाल कि सद्गुण को माध्य के
रूप में स्पष्ट कीजिए, ये भी सिंपल कैटेगरी का सवाल है। और ये जो है मेरे लिए जो है वो क्या दृष्टि है, इसी में ही लिखा हुआ है, उनकी किताब में जो इथिक्स की आती है वहाँ पर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको गलत कर दिया। अब गलत कैसे किया, थोड़ी सी बेवकूफ़ी की, ध्यान नहीं रखा है ना, जल्दबाजी में से ही होता है। मैंने सद्गुण को जो है माध्य के रूप में जो है वो ले लिया कि सद्गुण एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो जाता, जबकि ये सवाल जो था अरस्तु का था। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती होगी, अगर यहाँ पर पेपर बनाने वाला लिख देता ना कि भाई अरस्तु का सद्गुण का माध्य का सिद्धांत, तो मैं आसानी से लिख देता इसको, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो ये इसका आंसर क्या है कि सद्गुण को माध्य के रूप, इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीम जो सिचुएशन है, एक्सट्रीम जो चीज़ें उनसे दूर रही हैं, जो चरम की चीज़ें हैं, बीच का रास्ता अपनाइए, बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक तो आपके रास्ता है भोग का और एक आपके रास्ता है वैराग्य का, ये दोनों ही क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। यहाँ पर अपने चारवाक वगैरह आते हैं, है ना, जो भोग में रहते हैं, और यहाँ पर वैराग्य में कौन आते हैं, अपने जैन धर्म के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो अरस्तु ने कहा था कि आप यहाँ पर जो बीच का रास्ता है ना वहाँ पर आ जाइए, सद्गुण को जो माध्य सिद्धांत है ना, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, संयम मिलेगा कि भाई आपको आप भोग भी करो और आप वैराग्य को भी अपनाओ, किसी भी एक्सट्रीम चीज़ की तरफ मत जाओ। ये इसका जो है आंसर है। इसका जो है अगला है वो है कि नियतिवाद क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। अब इसमें चीज़ को समझना मेरे हिसाब से आसान है, अगर किसी ने ढंग से इथिक्स पढ़ी है तो। बस दिक्कत ये है कि इसको आप अच्छी भाषा में किस प्रकार लिख पाए। यहाँ पर भाषा जो है, उस भाषा की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और फिर मेरे लिए वही चीज़ है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए खुद के लिए, जो दृष्टि है इसमें जो है मैंने ये चीज़ पढ़ी थी वहाँ से। और इसका जो आंसर है वो यही है कि मॉरल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो नियति वो सब कुछ पहले से जो डिसाइड हो रखी है, आप चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा कुछ बदल नहीं पाएंगे, यही क्या है, नैतिक नियतिवाद। तो यहाँ पर भाषा कि आपने कितना जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाया है और क्या कोई अच्छा एग्जाम्पल दिया है या नहीं दिया है। बाकी इसको स्कोर इसमें ज़्यादा लाना थोड़ा सा टफ है मेरे हिसाब से, ये आप ध्यान रखें। अब ये यहाँ पर जो है वो दो मार्क्स के जो है वो सवाल जो आपके पूरे होते हैं। और अब हम चलते हैं अपने आगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अच्छे अच्छे सवाल आएंगे और सबसे बड़ा गैप अब क्रिएट होगा ना, अब यहीं पर गैप क्रिएट होने वाला है कि किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आएंगे और किसके कम आएंगे। जैसे कि आप इसमें पहला सवाल देखेंगे कि क्या प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठता की पूर्वापेक्षा रखती है। पहली चीज़ तो ये इंट्रो में अच्छा इंट्रो होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझो कि प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता होती है, इसको डिफाइन करो, ठीक है। फिर चीज़ आती है कि क्या प्रशासन है ना वस्तुनिष्ठता पूर्वापेक्षा होती है, तो आप लिखो भाई हाँ भाई साहब होती है, हाँ। अब कैसे होती है ये समझाना एक सही लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से जो है वो, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो किस प्रकार सत्यनिष्ठ हो सकता, हो ही नहीं सकता, बहुत कम रेयर चांस है। तो यहाँ पर आपको बताना है अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अब मैं कहूँ कि अशोक खेनिका साहब है ना, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आप ऐसे ही जो है वो सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने अशोक खेनिका जी ने जो है हर एक डिसीजन जो है वस्तुनिष्ठता के आधार पर लेने की कोशिश की थी, और इतने वस्तुनिष्ठता के आधार था कि भले ही ट्रांसफर हो जाए, उन्होंने अपने निर्णयों को नहीं बदला था। और ये क्या सत्यनिष्ठता का जो चरम है, इससे बड़ी सत्यनिष्ठता क्या होती है, यानी कि आप निर्णय ही सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ आधार पर ले रहे हो, राजनीति से प्रभावित ही नहीं हो रहे हो। दूसरी चीज है सत्येंद्र जैन, तो इन्होंने क्या किया था, जो श्रवणी चतुर्भुज योजना थी उसमें जो करप्शन हो रखा था, उस करप्शन को जो है वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो है सबके सामने रखा था और इनकी बाद में हत्या तक कर दी गई थी। ये होता है प्रशासनिक सत्यनिष्ठता की पूर्वापेक्षा के रूप में वस्तुनिष्ठता का इस्तेमाल, ये ध्यान रखें। फिर आप टी.एन. शेषन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार वस्तुनिष्ठ रूप में जो चुनावी सुधार किए थे और एमसीसी वगैरह जो है चुनाव आचार संहिता उनको जो है वो लागू किया था। ये भी अपने में क्या है, प्रशासनिक सत्यनिष्ठता का उदाहरण है। और ऐसे ही आप बहुत सारे और जैसे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। अब जैसे कि एक हरियाणा में जो एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि जो एक IAS ऑफिसर थे वो खनन को रुकवाना चाह रहे थे, तो जो माफिया थे खनन माफिया, उन्होंने उन्हीं के ऊपर से जो ट्रक निकाल दिया, तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और ऐसे आपको ढेरों जो प्रशासक है उनके आपको जो है कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें वोहरा जी का भी एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है, तो आप इनको भी जो है वो कोट कर सकते हैं। अब लेकिन मैंने जो एक चीज़ करने की कोशिश की है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड डायमेंशन भी देने की वहाँ पर कोशिश की थी, ऐसे टेबल बनाकर। ज़्यादातर पार्ट तो मैंने इसी को दिया कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी बता दिए थे कि भाई वस्तुनिष्ठता अगर नहीं भी है तो भी हो सकता है कि प्रशासनिक सत्यनिष्ठता बनी रहे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऐसी अपवादपूर्ण स्थितियां आ जाती है जिसे हम आपद धर्म कहते हैं, है ना, आपद धर्म जिसे कहते हैं, जहां पर वस्तुनिष्ठता को जो है जानबूझकर हमें जो है वो खंडित करना पड़ता है। मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग इंसान है कि उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं है, और आधार फोटोकॉपी नहीं है, और घर में जो है खाने को जो एक अन्न का जो है वो दाना भी नहीं है।
अब वहां पर अगर आप उसको इतनी वस्तुनिष्ठता रख रहे हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी के आधार पर आप उसको अन्न नहीं दे रहे हो और मरने की जो नौबत आ रही है, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। अगर वहां पर कोई प्रशासक वहां पर उसकी सहायता कर रहा है तो वो अपने आप में सत्यनिष्ठ ही है प्रशासक के रूप में, क्योंकि प्रशासन का क्या है, मेन मोटो क्या है, जन कल्याण। तो यहाँ पर जो जन कल्याण जब मोटो है तो वो सत्यनिष्ठ ही है उसका प्रशासक का निर्णय। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं और इसमें अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि BD शर्मा है। तो इन्होंने जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, है ना। आदिवासी समाज के कल्याण, तो ये कैसे चीज़ लिंक हो रही है वस्तु देखो, आदिवासी समाज में कि आदिवासी समाज में ऐसा होता है कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह भी आसानी से नहीं मिल पाते। वहाँ पर आप हर जगह अगर वस्तुनिष्ठ रह गए तो फिर तो आदिवासी समाज का कल्याण हो गया, होगा ही नहीं ऐसे तो, ठीक है ना। वहाँ पर तो आपको जो है वो चीज़ों को जो है केस टू केस देखना पड़ता है, अपनी वस्तुनिष्ठता को थोड़ा सा डाउन करके फिर जो है चीज़ों को करना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी जो है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। सेकंड डायमेंशन, बाकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आप सेकंड डायमेंशन लिखो। और कंक्लूजन जो है आप अच्छा लिख दें भाई कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में एक अच्छी कमेटी नोलन समिति का आप यहाँ जिक्र कर सकते थे कि जो नोलन समिति है ना, ब्रिटेन की समिति थी, उसने भी ऐसा कहा था कि भाई यहाँ वस्तुनिष्ठता जो है वो जरूरी है। अब कहा था नहीं कहा था वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रखनी है, लेकिन ये कमेटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, तो आप इसका जो है जिक्र कर सकते थे, तो अच्छे नंबर बटोर सकते थे। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि औपचारिक शिक्षा अथवा सामाजिक अंतर्निवेशन यानी कि फॉर्मल एजुकेशन और सोशल इनक्लेशन जो है वो दोनों में से उत्तम प्रशासन के निर्माण के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो पहले तो आप अच्छा इंट्रो लिखें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है कि आपको ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि भाई दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। तो मैंने जो लिखा है पहले यहाँ लिख दिया कि भाई हाँ दोनों ही जरूरी है। पहले यहाँ पर मैंने औपचारिक शिक्षा का बता दिया कि औपचारिक शिक्षा किस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो है ना सामाजिक जो अंतर्वेशन है उसकी चीज़ बता दी कि वो किस प्रकार जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब है कि उत्तम, मान लीजिए कि औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा के बिना आप प्रशासन को कैसे चला सकते हैं। प्रशासन के अगर नियम कानून कायदे नहीं जान रहे, बिना जो औपचारिक शिक्षा के आप नियम कानून कायदे कैसे जानोगे, नहीं जान पाओगे और उनके बिना चला भी नहीं पाओगे, किस तरीके से चीज़ें होती है और किस तरीके से नहीं होती है। और बिना औपचारिक शिक्षा के आप जो है ट्रेनिंग कैसे लोगे, है ना। ट्रेनिंग ही भी नहीं हो सकती। लबासना वगैरह में क्या होता है, वहाँ औपचारिक शिक्षा ही तो दी जा रही है, ट्रेनिंग उसके बिना चीज़ें नहीं चल सकती। फिर है कि प्रशासन में विशेषज्ञता की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और आप वो बिना औपचारिक शिक्षा को विशेषज्ञता भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि भाई औपचारिक शिक्षा होगी तभी आप चीज़ों को जो है ढंग से कर पाएंगे। और फिर क्या है, चौथी चीज़ ये है कि भी आपको नवाचारी भी बनना है तो भी आपको औपचारिक शिक्षा कुछ ना कुछ चाहिए कि उस दौर में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और फिर ये कि सामाजिक जो है अंतर्वेशन, सोशल इनक्लेशन जो है ये भी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई सामाजिक अंतर्निवेशन, अगर अब देखो सामाजिक अंतर्निवेशन होगा तभी तो प्रशासन होगा वो क्या बनेगा, जन केंद्रित बनेगा, तभी तो प्रशासन जो है समावेशी बनेगा, ठीक है। और तभी तो जब प्रशासन ऐसा होगा जन कल्याणी बनेगा, समावेशी बनेगा, प्लस जो है वो क्या बनेगा, बॉटम टॉप की जो अप्रोच यहाँ पर आ पाएगी, न कि टॉप टू बॉटम। ये सारे आपको चीज़ें लिखनी थी, लेकिन चीज़ों को लिखने के साथ साथ आपको अच्छे जो है एग्जाम्पल भी देने चाहिए थे कि यहाँ औपचारिक शिक्षा है तो क्या क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि मिशन कर्मयोगी वगैरह जो है ना, तो ये उसी के लिए तो बन रहे हैं। आई गोड जो कर्मयोगी पोर्टल, आप इन सारे के सारे जो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि लबासना में कौन सा प्रोग्राम चलता है, आरम नामक एक प्रोग्राम चलता है, इन चीज़ों को जो है वहाँ पर आप दर्शा सकते थे। और एक अच्छा सा कंक्लूजन कि भाई कंक्लूजन क्या हो सकता है, सरदार पटेल ने जो स्टील फ्रेम कहा था प्रशासन को, तो वैसा कुछ जो है आप एक कंक्लूजन जो है वो लिख सकते थे, या फिर सामान्य कंक्लूजन भी लिख सकते थे कि भी हाँ दोनों ही जरूरी है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो इथिक्स में तो ऐसा है कि भी सेकंड ARC को आप कहीं कोट कर दो, लिख दो कि भी हाँ सेकंड ARC के अनुसार भी जो है चीज़ें दोनों होनी जो है वो जरूरी है। अब इसमें तीसरा सवाल ये आता है कि 5 नंबर वालों में, और ऐसे 8वां सवाल है ये, क्या कह रहा है सवाल कि क्या आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। अब देखो ये एक चीज़ समझने की जरूरत है। अब RSB से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जहाँ पर आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है ना। पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे शायद, जितना मुझे आइडिया है। अब ये UPSC की तरफ जाने का जो है मामला हो गया कि बच्चे पर ही पूरा डाल दिया कि अब आप इसको सिद्ध करो पूरा का पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज़ कि आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है या नहीं है। देखो यहाँ पर चीज़ क्या शुरुआत हो सकती है, मैंने शुरुआत की थी वोरा समिति जो बनी थी वो इसी को लेकर बनी थी। तो वोरा समिति ने क्या कहा था कि जो प्रशासन है उसका जो है राजनीतिकरण प्लस अपराधीकरण जो तेजी के साथ हुआ है। और यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो बड़ा जो है आप लिख सकते थे अच्छे से, जो उन्होंने क्या कहा कि प्रशासन का राजनीतिकरण भी हुआ है प्लस अपराधीकरण भी हुआ है। तो यहाँ पर एक नेक्सस जो आप वर्ड यूज करके ऐसे लिख सकते थे कि है ना, वोरा समिति ने बताया था कि हाँ प्रशासन का जो है राजनीतिकरण भी हो गया, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते थे प्रशासन
है ना। और यहाँ पर सिर्फ वो आपसे लिख देते हैं ना कि इनका नेक्सस बन गया बहुत जटिल, और यहाँ पर क्या हो गया आपने अपराधी, तो ये है। और यहाँ पर इस डायग्राम को वैसे बनाने की जरूरत थी नहीं क्योंकि अपराधी यहाँ आ नहीं रखे हैं, तो आप सीधा इंट्रो में लिख सकते थे ऐसा कि वोरा समिति के अनुसार प्रशासन का जो है बीते दिनों में जो है तेजी के साथ जो है क्या हुआ, राजनीतिकरण हुआ है, ये चीज़ लिख सकते थे। इसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, बस मैंने बता दिया है। अब एक ही ये चीज़ आगे जो आती है वो क्या आती है, इन्होंने पूछा कि आपके चार प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है या नहीं, तो आप सबसे पहले बताना है कि हाँ भाई साहब है, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है, फिर बताना है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है प्रशासन है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही सच्चा प्रशासन है, झूठा भी तो होता ही है। तो पहले आपको बताना है कि भी हाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है। तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल बताए थे कौन थे, अशोक खेने का, क्या वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहे थे या नहीं रहते, रहे थे, तभी तो इतने सारे ट्रांसफर हुए हैं, है ना। तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्लस आप जो है अभी TN सेशन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, उनको आप छोड़ के बार बार सेम रिपीटिंग, श्रीधरन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्हें मेट्रो मैन के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है, फिर आप सत्येंद्र जैन का भी, आप सत्येंद्र जैन तो पीछे आ गया, तो आप यहाँ पर जो है वो जितेंद्र सोनी का जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, जो अपने अलवर जयपुर नागौर में जो है वो कलेक्टर की पोस्ट पर रहे थे, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी जैसे कि अब एक कुंदन कुमार जो बड़े चर्चा में रहते, बिहार के हैं, तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में एक घटना हुई है जहाँ पर जो एक महिला शायद IAS ऑफिसर थी या फिर कोई IPS थी, तो वहाँ पर जो उनके उप मुख्यमंत्री ने कॉल करके कुछ धमकाया वमकाया, तो भी वो उन्होंने जो है उनके सामने जो है वो घुटने नहीं टेके थे, तो उनका कितना अच्छा एग्जाम्पल आप वो चीज़ वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, और अभी एक पिछला एग्जाम्पल मैंने बताया था जहाँ पर राजनीतिक दबाव जिन्होंने व्यापक घोटाले वगैरह जिन्होंने खुलासा किया था, उनका भी एग्जाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। अब आगे सवाल आता है, और TN सेशन का जरूर दे दें भैया ना, पीछे भले ही दिया हूँ, क्योंकि उन्होंने तो जो है ना उनके बयान जो है चर्चा में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जिस तरीके से दाग उछले हैं ना, तब यहाँ पर इनको याद किया जाता है कि किस तरीके से राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहते। उनका एक बड़ा ही डायलॉग फेमस है, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो निर्वाचन आयुक्त हूँ मैं भारत का हूँ, न कि भारत सरकार का हूँ, तो ये होती है राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्ति। अगला है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है। अब तो आपको पता ही है कि कौन कौन से ऐसे प्रशासक हैं, जैसे कि उड़ीसा में अभी जो चुनाव हुए थे पहले विधानसभा में, उनके जो मुख्य सचिव हैं, है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर वो जो है चुनाव में रैलियाँ कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, उनको संबोधित कर रहे हैं, तो फिर वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से किस प्रकार मुक्त है, मुक्त है ही नहीं। ठीक है ना। फिर है कि प्रशासनिक निर्णय जो है ना राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त है ही नहीं। फिर है कि MLA और MP का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, कैसे आप जो उन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। ट्रांसफर का जो है बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, या फिर जो है मैं कहता हूँ डिमोशन प्रमोशन, इन चीज़ों को लेकर जो है कई सारे जो दबाव रहते हैं। और यहाँ पर आप कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल जो है वो कोट करें जहाँ पर ऐसे प्रशासक जो है प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने जो है राजनीतिक रूप से जो उनका राजनीतिकरण जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में आप जो है कंक्लूजन जो है वो अच्छा सा लिख सकते थे। जैसे कंक्लूजन में क्या आ सकता था, तो कंक्लूजन में आपके आ सकता था, मैं कहूँ कि तटस्थ नौकरशाही के जो उन्होंने बात की थी मैक्स वेबर ने, कि नौकरशाही क्या हूँ, तटस्थ नौकरशाही हूँ। ठीक है, तो तटस्थ नौकरशाही जो है वो अपने जो ये सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, और जब तटस्थ नौकरशाही का उन्होंने सिद्धांत, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका आप जो है वो मैक्स वेबर का जो है उनका आप अगर लिखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी मैं अगर कैटेगरी बताऊँ तो यार मार्किंग इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए, कैसी समिति लिखी है, प्लस ये मैक्स वेबर का एग्जाम्पल दिया नहीं दिया। बाकी मैं खुद कहता हूँ जो RS में हैं उनके लिए सब चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा टफ है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि कोचिंगों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने नहीं दिया, दरअसल वो सबसे बड़ा लफड़ा है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी तो हाई होने पर रहेगी कि बच्चे ने जो है कितना इंटीग्रेटेड आंसर जो है वो लिखा है। अब अगर मैं इसमें जो चौथा सवाल उसकी अगर बात करूँ 5-5 नंबर वाले में, तो पहला इसमें सवाल क्या कि गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी संभव नहीं है, चाहे वे इस नाम से ने भी जानी जाती हों। तो ये जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि नैतिकता के बिना नागरिकी संभव नहीं है ना, कि आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते बिना नैतिकता के। तो आप यहाँ पर जो सबसे पहले इंट्रो लिखे कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, इंट्रो में आप बता दें। ठीक है, और फिर जो है जो मेन बॉडी आएगी आपकी, तो मेन बॉडी में आपको ये लिखना है कि हाँ ऐसा है कि बिना नैतिकता के जो है नागरिकी जो है संभव नहीं है। और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने थे कि किस तरीके से जो बिना गैर नैतिकता के नागरिकी संभव नहीं है। आप जैसे कि अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते थे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर नैतिकता है, क्या महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है ना, उनको पुरुष यानी कि सामान्य जो एक इंसान होता है उसके तरीके बर्ताव नहीं हो रहा, वहाँ पर नैतिकता नहीं है, गैर नैतिकता नहीं है, इसलिए वहाँ पर नागरिकी भी नहीं है। वहाँ पर महिलाओं को नागरिकता का, सामान्य नागरिकता तक जो है वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, म्यांमार का जो है वो जिक्र कर सकते हैं, बर्मा का, कि जो जुंटा शासन है
ठीक है। तो झूठा शासन है, तो झूठा शासन क्या कर रहा है, आज पूरे पूरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। यानी कि आप ये छोड़िए, जो नागरिक का विचार है वही यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल बता, क्योंकि वहाँ पर झूठा में गहन नैतिकता नहीं है, तानाशाही है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नैतिकता कहाँ है। तीसरा आप ऐसे ही बता सकते थे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह जो है वहीं पर ये सेम चीज़ हो रही है कि भाई चाहे प्रशासक हो चाहे जनता हो, वहाँ पर हर जगह पर जो है वो नैतिकता का अभाव है, और इसीलिए वहाँ पर नागरिक की जो सोच होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो खंडित हो रही है। और आप अरब क्षेत्रों में भी खूब सारा, ईरान वगैरह में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव होता है, या फिर वहीं पर जो है शियाओं के साथ जिस तरह का अलग अलग देशों में बर्ताव होता है, या फिर शियाओं सुन्नी को, यानी हर देश में अलग अलग तरह के जो बर्ताव किए जाते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ नैतिकता का जब अभाव होता है तो नागरिक का भी अभाव होता है। भारत का आप एग्जाम्पल दीजिए, दूसरों के क्यों जो है देशों की तरफ देखना, खुद का ही देख लीजिए आप। अब भारत में क्या हो रहा है, जाति व्यवस्था क्या है, आप खुद सोचिए। जाति व्यवस्था क्या नैतिकता पर आधारित है क्या? नहीं आधारित है। यहाँ पर गहन नैतिकता का अभाव है, और जब गहन नैतिकता का अभाव है तो हो क्या रहा है, हर जाति दूसरी जाति का शोषण कर रही है, या फिर हर जाति दूसरी जाति से बड़ी बनने की कोशिश में है। बस वहाँ पर क्या नागरिक का अभाव है, यानी कि जाति व्यवस्था में नागरिक है ही नहीं। ठीक है ना, नागरिक की सिविलिटी होती क्या है कि भाई आप सभ्य रहें, यही क्या होती है, सिविलिटी होती है, सभ्य व्यवहार हो आपका। क्या जाति व्यवस्था में सभ्य व्यवहार होता है क्या? हर कोई दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, बस यही है। तो बाद में आप जो है अच्छा सा जो है कंक्लूजन लिख सकते थे कि हाँ ऐसा ही है कि बिना नैतिकता के जो है वो उच्च नागरिकी जो है वो नहीं आ सकती। और यहाँ पर भी आप किसी न किसी का जिक्र कर सकते, जैसे कि एक संविधान की समीक्षा को लेकर आयोग बना था, इसका आप जिक्र कर सकते हैं कि भी हाँ NCRWC ने भी ये माना था कि ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर इनका नहीं लिख पा रहे हैं तो आप गांधी जी का तो जिक्र कर ही सकते हैं, गांधी जी के लिए तो नैतिकता बहुत ज़्यादा जरूरी थी, तो आप इनका भी जिक्र कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब जो इसमें 5-5 नंबर वाले में सबसे लास्ट जो सवाल आता है, अब देखो मैंने यहाँ पर सिंपल और टफ जो है बताई नहीं, शायद ये जो है आप इसको मान सकते हो कि ये थोड़ा सा टफ लेवल सवाल है, मॉडरेट टू टफ इसे मान सकते हो, और मैं इसको टफ में ही रख देता हूँ। ठीक है ना। तो ये इतना कोई आसान नहीं है सवाल कि भाई हाथों हाथ बच्चा समझ ले और इसको लिख भी दें। और अगर मैं अपने नज़रिए से कहूँ तो मॉडरेट में मान सकता हूँ, बाकी मैं RS के जो बच्चे हैं पर्टिकुलर उनके हिसाब से टफ मान लेता हूँ। और अब अगर इसमें अगला सवाल आता है कि सुखवाद जो है किस प्रकार विरोधाभासी हो सकता है, ये सवाल आया है। तो ये जो सवाल हैं वो मेरे लिए बेसिक नोट से हैं, या फिर मेरे को है ना, तो ये दृष्टि में जो इसका लिखा हुआ है भाई, है ना, दृष्टि है इसकी जो बुक आती है उसमें ये जो चीज़ लिख रखी है कि किस प्रकार विरोधाभासी हैं, और विकास द्विकृति ने में जो है ये चीज़ समझाई थी। सुखवाद सबसे पहले तो आप इंट्रो में क्या लिखेंगे ये ध्यान रखें। सबसे पहले आप इंट्रो में समझो कि सुखवाद होता है क्या है, किस किसने सुखवाद की जो धारणाएं दी थी और किसने नहीं दी थी। ठीक है, तो वो आप इंट्रो में आ सकता है। और फिर विरोधाभासी क्यों है, उन्होंने ये बताया था कि विरोधाभास इसीलिए है कि अगर आप हर वक्त सुख के बारे में सोचेंगे तो सुख को प्राप्त किस प्रकार करेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए मैं सुखवाद कहता है क्या है कि भाई सबसे बड़ा सुख क्या है, सुख ही है, सुख ही सब कुछ है। तो लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हम हर वक्त सुख के बारे में सोचेंगे तो सुख की तो हम रह ही नहीं पाएंगे ना, दुख ही होगा हर वक्त ही। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विरोधाभासी कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो है कंक्लूजन लिख सकते थे सामान्य सा कि भाई हाँ जो सुखवाद का जो सिद्धांत है वो क्या अपने आप में विरोधाभासी है, अगर हर वक्त आप सुख के बारे में सोचोगे। इससे बढ़िया है कि भाई आप आनंद की स्थिति की तरफ जाओ। यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते थे भारतीय सिद्धांत है ये, आनंदवादी सिद्धांत जो है वो क्या है, भारतीय सिद्धांत है। तो आप यहाँ लिख सकते थे कि बजाय कि पश्चिमी सुखवादी सिद्धांत को अपनाने के हमें भारतीय जो आनंदवादी जो सिद्धांत है ना, उसको अपनाना चाहिए, जहां पर न तो सुख की बात होती है ना ही दुख की बात होती है, आनंद जो इन दोनों से जो ऊपर की अवस्था है। तो ये चीज आप बता सकते थे, है ना। और इसे जो है पंचकोश की धारणा भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। और रही बात, मैंने RS के जो बच्चे हैं उनसे सुना है, उन्होंने इसको जो टफ कैटेगरी में रखा है, उन्होंने कहा यार समझ भी नहीं आई, है ना। बाकी मेरे लिए जो है मॉडरेट में कह सकता हूँ। और फिर एक कि अगला 10-10 नंबर के सवाल बच्चे हैं, और ये भाई सवाल बहुत अच्छे हैं। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर सवालों को फ्रेम करना, और ये सवाल आप अगर अच्छी आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, कोचिंगों पर सिर्फ निर्भर हैं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल है कि शुभ का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आप सही सही बताएंगे भी शुभ का मतलब क्या होता है, भाई सबका कल्याण है क्या शुभ है। तो आप अच्छी सी डेफिनेशन वहाँ पर लिख के आए इंट्रो में कि शुभ क्या है। फिर है कि आपका शुभ विषयक विचार क्या। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ पर बताएं बीच में कि आपके लिए शुभ का मतलब क्या है, ठीक है ना, पहले वो यहाँ पर बताएं। फिर है कि उत्तम प्रशासन की संरचना में वो किस प्रकार योगदान करेगा, कि आपने जो शुभ बताया है यहाँ सब्जेक्टिव है सबका शुभ, कि मेरे लिए कोई शुभ हो सकता है न्याय हो, किसी के लिए जवाब देता हूँ, वो सब है। और ये उत्तम शासन प्रशासन की जो संरचना है उसमें किस प्रकार जो है वो योगदान दे सकता है, कि भाई ये क्या न्याय ला सकता है क्या, क्या ये जवाबदेहिता ला सकता है क्या, ठीक है, और ये क्या पारदर्शिता को ला सकता है। इन सब चीज़ों को आप जो है वहाँ पर बताएं। और साथ साथ में जो है सिर्फ ऐसे सिंपल पॉइंट नहीं लिखने, एग्जाम्पल भी देते जाएं कि किस प्रकार जो है
यहाँ पर जो है वो न्याय आ सकता है, किस प्रकार जो है जवाबदेहिता आ सकती है और किस प्रकार यहाँ पर जो है पारदर्शिता आ सकती है। और सिर्फ भारत में नहीं लिमिटेड है, अलग अलग देशों के भी आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं और फिर जो है यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो रख सकते हैं कि भाई क्या है और क्या नहीं है। और अगला अगर हम अब सवाल देखें, ये सवाल आता है और ये देखो फिर अगर सवाल है कि प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोगितावाद, सर्वोदय और लोक संग्रह का जो तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब मेन चीज़ है कि कोचिंगों में ये पढ़ाया हुआ होता है उपयोगितावाद क्या है, सर्वोदय क्या, लोक संग्रह क्या, सब ने पढ़ रखा है। प्रॉब्लम है कि चीज़ों को लिखा कैसे जाए, और ये चीज़ें तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आंसर राइटिंग ढंग से नहीं की है। तो आप क्या करोगे, इंट्रो लिखो सबसे पहले, ठीक है। इंट्रो में इन्हीं को चीज़ों को रिलेट करके लिख सकते हो आप, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इंट्रो यहाँ पर सबका बहुत ज़्यादा अलग होगा, किसी ने कुछ भी लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम है कि इनको कैसे आप तुलना करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई उपयोगितावाद है, अब ये है अच्छे एग्जाम्पलों के साथ तुलना है ना, बाकी तो नॉर्मल तुलना हो सकती है। उपयोगितावाद हो गया, ऐसे सर्वोदय हो गया, एक एक चीज़ वहाँ पर आप बताओ कि भाई क्या है और क्या नहीं है। और यहाँ पर लोक संग्रह हो गया, ठीक है। बाकी आप इंट्रो में बता सकते थे उपयोगितावाद सिद्धांत जो बेंथम वगैरह ने दिए, सर्वोदय गांधी जी और आपके जो रस्किन रहे हैं जिन्होंने अनटू दिस लास्ट पुस्तक लिखी थी, ये आप इंट्रो में लिख सकते थे। लोक संग्रह जो गीता में जो सिद्धांत जो दिया गया है। अब देखो उपयोगितावाद और ये सब कैसे प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, वो मैं यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे उपयोगितावाद क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि आप अधिकतम का कल्याण कर दीजिए और जो थोड़ा बहुत पीछे रह रहा है उसकी आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आ सकती है प्रशासन में, देखो यहाँ पर चीज़ है आपके लिए नाप्सा, अगर कोई एक आपने सुना होगा नाप्सा, जहाँ पर 80 करोड़ जो आबादी उसको कवर किया गया है। लेकिन बाकी आबादी को तो छोड़ा भी तो गया है, बाकी भी 60 करोड़ आबादी है, उनको तो भोजन नहीं मिल रहा ना रियायती दरों पर। तो यहाँ पर उपयोगितावाद सिद्धांत प्रशासन में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर सर्वोदय है, सर्वोदय यानी कि सबका कल्याण हो रहा है। तो सबका कल्याण में क्या आ रही है, तो यहाँ पर आप पीएम किसान योजना का जिक्र कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले तो इसमें भी उपयोगितावाद सिद्धांत लागू था कि भाई 2 हेक्टेयर से अगर आपकी जमीन कमी है तभी आप इसमें आओगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रोविजन क्या कर दिया गया है कि आपकी जमीन कितनी भी बड़ी है तो भी आप इसके अंतर्गत जो है आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सर्वोदय सिद्धांत जो है लागू किया गया है कि भाई 6,000 रुपये 8,000 रुपये जो भी मिलने हैं वो आपको मिलेंगे सर्वोदय के सिद्धांत के आधार पर। और यहाँ पर आप जो है वो लोक संग्रह का भाव जो है वो लिख सकते थे, कोई भी एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है ना एग्जैक्ट कि मैंने वहाँ पर क्या लिखा था, बाकी वहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल मैंने वही यही लिखे थे। अब यहाँ पर आप और लिख सकते थे उपयोगितावाद है, तो उपयोगितावाद में और भी तो चीज़ें हैं, जैसे मनरेगा जो योजना है उसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। मनरेगा क्या कर रही है, ग्रामीण जो आबादी है उसको रोजगार दे रही है ना। तो ग्रामीण आबादी है तो भारत में तो 65 से 70% आबादी जो ग्रामीण में रह रही है, इसका मतलब ही अधिकतम लोगों का तो कल्याण हो गया, यानी उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसका तो उसकी तो पूर्ति हो गई। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या दे सकते थे सर्वोदय में, यहाँ पर आप राजस्थान का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते थे कि भाई राजस्थान ने उसी मनरेगा योजना को जो है सिर्फ गाँवों तक सीमित नहीं रखा है, ठीक है ना, उसमें जो शहरों को भी शामिल कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देके बता सकते थे यहाँ पर जो सर्वोदय सिद्धांत को अपनाया गया है, जबकि भारत सरकार की जो मनरेगा जो योजना है वहाँ पर उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाया गया है। और यहाँ पर लोक संग्रह में आप किसी और का जो एग्जाम्पल दे सकते थे कि भाई लोक संग्रह है, कि भाई लोक संग्रह का मतलब होता है कि आपके लिए जो है समाज जो है, समाज के जो भाव है, समाज का जो कल्याण का भाव है वही आपके लिए क्या हो, सर्वोच्च हो, बाकी चीज़ें क्या हो दूसरी जगह पर हों, ये है। अब यहाँ पर भी आप ना कुछ दे सकते, जैसे कि भाई अब पीएम श्रम योगी जो मानधन योजना है उसका आप जिक्र कर सकते थे कि वो किस प्रकार है। और यहाँ पर जो है आप पीएम मातृत्व वंदना योजना का भी जिक्र कर सकते हैं, मातृत्व वंदना योजना, वहाँ पर क्या लोक संग्रह का भाव है या नहीं है कि भाई महिलाओं का जो है कल्याण हो, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते थे। या फिर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट ये भी है, एनओसीओपी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ भी एक भी पैसा देने को नहीं है उनके लिए भी पेंशन योजना जो है वो चलाई गई है। और ये जो चीज़ है वो क्या है, उपयोगितावाद सिद्धांत से क्या है विपरीत है, यानी तुलना हो सकती है इसकी, क्योंकि उपयोगितावाद तो कहता है कि अधिकतम लोगों का कल्याण करो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनएसओपी में उनका कल्याण कर रहे हैं जो सबसे कम आबादी में है, लेकिन वो जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर आप और भी कह सकते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी है, अब माइनॉरिटी का हम कल्याण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। अलग से जो उनके लिए कमीशन वगैरह बनाया गया है, अगर उपयोगितावाद की तो सोच रही तो पूरे पूरे देश पर बहुसंख्यकवाद जो है थोप दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की हमने छवि अपनाई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते थे। और यहाँ पर सर्वोदय में भी लिख सकते थे भी हमने जो सर्वधर्म संभाव का जो है वो गुण अपनाई है। आर्टिकल जो है आप जो है 24 जो 25 से लेकर 28 का जो यहाँ पर वो जिक्र कर सकते थे कि हर धर्म का जो है वो कल्याण की जो है यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर जो आपके लास्ट सवाल अब आता है, और ये सवाल बड़ा ही अच्छा है, ये आपके कहीं कोचिंगों में मिलने वाला है नहीं दरअसल। फिर है कि और इसको मैं पहले किस कैटेगरी में रखूँ, अगर आरएस के बच्चे हैं तो मैं उनके लिए यार टफ कैटेगरी में ही रख सकता हूँ मेरे हिसाब से। ये सवाल जो है कोई आसान नहीं है, इसको फ्रेम करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अब ये कि क्या है, मानव संसाधन का जो विचार है
मानवता एक साध्य के विचार से किस प्रकार सुसंगत है और लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में इसका जो विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो है कि मानव संसाधन पता होना चाहिए कि क्या है, और ये अगर एनसीईआरटी अगर किसी ने ढंग से पढ़ी तो वो समझ सकता है कि मानव संसाधन होता क्या है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर शुरू में एक चैप्टर आता है जहाँ पर उन्होंने बताया कि मानव जो खुद है वो क्या एक संसाधन है। जिस प्रकार खनिज एक संसाधन है उसी प्रकार क्या मानव एक संसाधन है, उसको आप किसी दूसरी चीज़ के रूप में ना देखें, है ना। तो ये आपको सबसे पहले ये बताना है कि मानव जो संसाधन का जो विचार है वो किस प्रकार मानवता एक साध्य है उस विचार से सुसंगत है। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर हो गया कि इस चीज़ को जो आपको लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सिद्ध करना है, ये चुनौती है सबसे बड़ी, ठीक है ना। पहले तो आप इस चीज़ को लिंक करो, उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में इसके अच्छे एग्जाम्पल दो। जैसे कि मानव संसाधन का जो विचार है वो मानवता एक साध्य उससे किस प्रकार लिंक, अब हम सोचने की कोशिश करते हैं। मानव संसाधन का मतलब क्या है? मानव संसाधन का मतलब है कि लोग जो हैं अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएं। यही मानव संसाधन का विचार है कि लोगों की जो कैपेसिटी है उनको हम बिल्ड कर पाएंगे एक संसाधन के रूप में। तो कब होगा? जब आप उन्हें एक अच्छी शिक्षा दोगे। होगा या नहीं होगा? जब आप शिक्षा दे रहे हो तो क्या आप मानवता का कल्याण कर रहे या नहीं कर रहे? मानवता का तो कल्याण हो रहा है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लिंक करें, ठीक है। मानवता का कल्याण हो रहा है ना, तो लेकिन ये लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो आप आरटीई का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई सबको मुफ्त शिक्षा देने की जो बात की गई है, प्लस 25% जो है रिजर्वेशन की भी बात हुई है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर मानव संसाधन में आती है स्वास्थ्य। ये ध्यान रखें, ये भाई साहब ये जितने भी पॉइंट लिखे गए ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कि मानव संसाधन में ये चीज़ आती है। ये आपकी इकोनॉमिक्स की जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है ना उसमें लिख रखा है कि मानव संसाधन का मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से चीज़ें मैंने लिंक करके जो है वो लिखी है। बाकी कोचिंगों से लिखना बड़ा टफ काम है। अब ये स्वास्थ्य किस प्रकार मानवता से लिंक है ना, स्वास्थ्य भी आप अच्छा किसी का स्वास्थ्य दे रहे हो तो मानवता का ही तो कल्याण है। और क्या है, जैसे कि टाटा ट्रस्ट बना हुआ है, जो टाटा आपका हॉस्पिटल है वो कैंसर का है ना मुंबई में, तो वो चीज़ यही तो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मानवता कल्याण कर रहा है या नहीं कर रहा है? और भारत सरकार के नजरिए से अगर आप देखो लोक कल्याणकारी राज्य, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो आप राजस्थान का जो है एग्जाम्पल दे सकते थे, क्योंकि एग्जाम तो राजस्थान का ही है, तो हम दे सकते हैं भी जो स्वास्थ्य को जो है वो विधिक अधिकार बना दिया है। या फिर आप आयुष्मान भारत जो योजना उसका भी जो है वो जिक्र कर सकते थे। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कि अब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और एनसीईआरटी में अगर देखो तो मानव संसाधन मतलब एक कौशल भी है कि अगर आप है ना मानव को जो कौशल दे रहे तो एक अच्छा संसाधन बन सकता है। तो ये भी मानवता के नजरिए से सही है, क्योंकि मानव अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाएगा, दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखें तो यहाँ पर जो है आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो है जिक्र कर सकते हैं, और किसी भी राजस्थान की स्कीम का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि भी आधारभूत जरूरतें हैं मानव संसाधनों में है या नहीं। मानव कब संसाधन बन पाएगा? जबकि उसकी आधारभूत जरूरतें पूरी होंगी, है ना। आधारभूत जरूरतों में शिक्षा स्वास्थ्य भी शामिल है, साथ साथ में जो है आपके आवास है ना, भोजन है, ये भी तो है, ठीक है ना। आवास भोजन है, और ये आवास और भोजन तो मानवता के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मदर टेरेसा वगैरह थी, उन्होंने क्या किया था, ये तो सब चीज़ें की थी। और अब इस चीज़ को अगर आप लोक कल्याणकारी राज्य से इस चीज़ को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर वो चीज़ भी आ जाएगी। लोक कल्याण राज्य, तो लोक कल्याण राज्य आधारभूत जरूरतें के लिए क्या कर रहा है? पीएम आवास योजना आपके चल रही है ना। राजस्थान में जो है वो इंदिरा रसोई योजना चल रही है, तो वो क्या कर रही है? भोजन दे रही है। ये ऐसे आपके जो है पूरी पूरी जो है फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। और अब इतना अगर आप लिख देते हैं, बाकी एनालिटिकल सवाल है बहुत ज़्यादा, अगर इतना लिख देते हैं तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। और इसको भी आप मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, बाकी इतनी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं रहता है। आप मल्टी डायमेंशनल के एक और बता सकते थे कि भाई हर बार ये जरूरी नहीं हो कि मानव संसाधन के रूप में चीज़ें देखें तो मानवता एक साध्य के रूप में ही हो, क्योंकि कई बार जब इंसान को संसाधन के रूप में देखा जाता है ना तो उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि चीन में क्या होता है, चीन पर आरोप लगता है कि उसने इतना जो है वो दबाव रखते हैं मजदूरों वगैरह पर कि फैक्ट्री आउटपुट को लेकर भी काम करना है तो करना ही करना है, ऐसे आरोप जो है पहले लगते थे। तो वहां पर जो है मानवता एक साध्य के रूप में रही नहीं ना, वहां पर तो मानवता पर बोझ लादा जा रहा है जबरदस्ती। वहां पर मानवता एक सिर्फ और सिर्फ एक साधन हो चुकी है कि हमने जो है कैसे भी करके अमीर बनना है, बड़ा देश बनना है, लेकिन उसमें जो साधन है वो गलत यूज कर रखे हैं कि मजदूरों को जो तड़पाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सवाल जो आपके यहाँ पूरा होता है, और फिर यहाँ पर आप जो है कोई कंक्लूजन लिख सकते थे कि भाई हाँ ऐसा ही होता है कि भाई जो मानव संसाधन का विचार मानवता के साध्य के विचार से जो है वो सुसंगत है। और इसे आप जन कल्याणकारी राज्य से भी जोड़ सकते थे, या फिर कोई भी एक अच्छा जो है आप कोई जैसे सरकार की अगर रही है, जैसे कि ऐसे ना सबका साथ सबका विकास, ऐसी चीज़ों के साथ जो इसको चीज़ को एंड किया जा सकता था। बाकी मेरी तरफ से फिर राम राम सा। पेपर बहुत अच्छा था, अच्छे से इस चीज़ को समझे, और इस पेपर को देखने के बाद एक चीज़ समझ लें कि अगर आप आंसर राइटिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ये पेपर अब जो है बस का नहीं रहा है, और अगली बार आरएस हो सकता है कि इससे